गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट टॉपिक था हम लोग का मुकुलन, जिसमें कि हम लोग अंतर्जात मुकुलन और बहिर्जात मुकुलन देखे थे। तो आज आपका टॉपिक है हम लोग का अलैंगिक प्रजनन के लाभ, मीन्स अलैंगिक प्रजनन में क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसका पहला फायदा है, एक अकेला जनक नई संतति को जन्म दे सकता है। मतलब ये कैसा, एक अकेला जीव सक्षम होता है नई संतति को जन्म देने में। दूसरा है, यह प्रजनन की तीव्र विधि है। नंबर थर्ड पॉइंट, इसमें नवजात जल्दी अस्थायित्व प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि लैंगिक प्रजनन देखते हैं कि एक तो प्रोसेस लंबा लेता है और उसके नवजात जो शिशु नई संतति आते हैं उनको संभलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, जबकि अलैंगिक जनन में यह कुछ ही समय में, मतलब अपेक्षाकृत लैंगिक जनन की अपेक्षा इसमें जल्दी स्थायित्व प्राप्त करते हैं, मीन्स जनक से फ्री हो जाते हैं। नंबर 4, संतति जनक की प्रतिकृति होती है, मीन्स जैसा जनक है वैसा संतति होगा, क्योंकि इसमें अठसूत्री विभाजन नहीं होता, जिस कारण इसमें विभिन्नता नहीं आती है। नंबर 5, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन की अपेक्षा सरल होता है। सरल क्यों होता है? क्योंकि इसमें न तो युग्मक निर्माण का झंझट है, न तो संलयन का झंझट है, ना ही, क्योंकि यह एक जनक की होता है तो पार्टनर भी खोजने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। नंबर 6, इसमें स्रोतों का उपभोग कम मात्रा में होता है, मीन्स जब ये प्रजनन करते हैं तो इसमें स्रोत यानी सोर्स का उपभोग यानी कम मात्रा में होता है। जैसे कि लैंगिक जनन में हम लोग सोर्स बोले हैं तो उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि उसका अनुकूल वातावरण चाहिए, सब कुछ उसे चाहिए, जबकि अलैंगिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखते हैं, हम लोग फायदे देख चुके, हम लोग अलैंगिक जनन की हानि देखेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट इसका, इस विधि में तीव्र गुणन होने के कारण अत्यधिक संख्या में संतति उत्पन्न होती है, जो जनसंख्या घनत्व बढ़ने का कारण बनती है। इसमें क्या होता है, तीव्र गुणन होता है, मतलब एक समय में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, जिससे यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। नंबर 2, इसमें संलयन नहीं होने के कारण विभिन्नताएं नहीं आ पाती है। इसमें संलयन भी नहीं होता है और युग्मक निर्माण भी नहीं होता है, जिस कारण विभिन्नता जैसी चीज़ें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। नंबर 3, इसमें विनिमय नहीं होता, जिससे नई संलग्नताएं विकसित नहीं होती। इसमें एकल जनक भाग लेता है तो इसमें क्रॉसिंग ओवर का सवाल पैदा नहीं होता, जिसके कारण संलग्नता नहीं आती है। नंबर 4, इसका उद्विकास में कोई योगदान नहीं होता। जब अठसूत्री विभाजन नहीं होगा, जब युग्मक निर्माण नहीं हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे उद्विकास यानी एवोल्यूशन भी, उसमें कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। नई विभिन्नताएं, नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, नई विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होने के कारण इस प्रकार उत्पन्न संतति में वातावरण के प्रति अनुकूलन की संभावना अत्यंत कम होती है। मीन्स जब से विभिन्नता नहीं आएगा तो कैसा होगा, जैसा जनक जिस वातावरण में है वैसा संतति भी, भले वातावरण चेंज हो जाए लेकिन संतति उसी वातावरण को लेके ही पैदा होगा, इसमें अनुकूलन नहीं आएगी। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए पौधे बीज से न उत्पन्न होकर पौधे के किसी अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। मीन्स जो प्राकृतिक रूप से जो सिस्टम है कि पहले फूल बनेगा, फिर फल बनेगा, फल में बीज बनेंगे, फिर बीज से नए पौधे बनेंगे, लेकिन कायिक प्रवर्धन में बीज से न उत्पन्न होकर पौधे के बाकी किसी दूसरे भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधों में प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो पहला हम लोग देखते हैं प्राकृतिक मेथड क्या है कायिक प्रवर्धन का। तो पहला पॉइंट है, इसमें पादप शरीर का कोई भी कायिक भाग उसके शरीर से अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करता है। मतलब शरीर का कोई भी कायिक भाग मतलब उसका शरीर का कोई भी भाग उसके शरीर से अलग होकर अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह भाग जो अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है उसे प्रवर्ध्य कहते हैं। प्रवर्ध्य का मतलब क्या हो गया? वृद्धि।
मतलब वह भाग जो किसी नए पौधे के निर्माण के उत्तरदायी होता है उसे परवर्धी कहते हैं। जैसे किसी की पत्ती से हो रही है, किसी के तने से हो रही है, तो वह भाग उसका क्या कहलाएगा, उस पौधे का परवर्धी कहलाएगा। परवर्धी पर एक अथवा अधिक कलिकाएं होती है। कलिका एक ऐसी संरचना होती है जहाँ से नए संतति का निर्माण होता है। प्राकृतिक कलिका तने की गांठों पर ही होती है। मतलब कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें कि प्राकृतिक कलिका तने की गांठों पर होती है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे और क्लियर होते जाएगा। जब यह प्राकृतिक कलिका वाला भाग जमीन के संपर्क में आता है तो इन कलिकाओं के प्रस्फुटित होने से जड़ें उत्पन्न होती है और इस प्रकार नए पौधे का निर्माण होता है। मीन्स जिस भाग में वो कलिका, जैसे मान लीजिए तना है, यहाँ पे यदि सपोज कलिका है, तो यह जब जमीन के संपर्क में आता है तो वहाँ से वो जड़ फेंकना शुरू करता है और एक नया पौधा बनाता है। इस कायिक प्रवर्धन का किसानों द्वारा आर्थिक लाभ हेतु उपयोग किया जाता है। मीन्स यदि कोई किसान है, वो चाहता है कि नहीं हम अगले साल आलू नहीं खरीदें, तो वो क्या करेगा, अपने आलू जो अच्छे क्वालिटी उत्तम किस्म के हैं उनको संरक्षित करके अगले साल के लिए बीज के रूप में उपयोग कर सकता है। क्योंकि आलू क्या है, एक तना है। आलू के आँख बोला जाए, जिसमें तनाकंद भी बोलते हैं उसको शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में ट्यूबर्स बोलते हैं। उससे वहाँ क्या होता है, एक नया आलू का पौधा बन सकता है। आप देखिए जब पुराना आलू हो जाएगा तो उसमें से नए नए अंकुरन होते हैं, जिससे एक नए आलू का पौधा बनने में सक्षम होता है। क्लियर है। केले तथा अदरक का प्रकंद, प्रकंद को राइजोम बोलते हैं इंग्लिश में। बल्ब, घनकंद, भूस्तरी, अंतर्भूस्तरी, भूस्तरी, ये सब क्या है हम लोग का, ये तो एग्जाम्पल हो गए जैसे कि तने से होते हैं, एग्जाम्पल हो गए। ये बल्ब वगैरह ये भाग हो गए कि इन भागों से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ प्रवर्धियों में अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, जैसे सामान्य एवं भंडारण जड़ें। मतलब बोलता है कि अपस्थानिक कलिकाएं वैसी कलिका जो कि जहाँ उसका जगह होना चाहिए वहाँ पे नहीं होता। जैसे प्राय क्या बोला जाता है कि कलिकाएं कहाँ होती है, तने में होती है, लेकिन कुछ में सामान्य एवं भंडारण जड़ों में भी होती है। पत्रकन व ट्यूरियन ऐसी कलिकाएं जो प्राकृतिक प्रवर्धन में सहायक होती है। इसे लोग देखेंगे, ये पत्रकन यानी बुलबिल्स या ट्यूरियन, ये क्या है, यह एक भंडारण जड़ें हैं, मांसल जड़ें हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कायिक प्रवर्धन के प्राकृतिक तरीके देखते हैं। पहला है जड़ें, हम लोग जड़ देखते हैं। कायिक प्रवर्धन में मूसला एवं अपस्थानिक दोनों जड़ें भाग लेती है। अपस्थानिक कलिका से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। मीन्स बोलता है कायिक प्रवर्धन में मूसला एवं अपस्थानिक दोनों प्रकार के जड़ भाग लेती है। अब ये मूसला क्या है, अपस्थानिक क्या है, आप क्लास 11 में आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। अपस्थानिक कलिका से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। अपस्थानिक कलिका किसमें, मूसला जड़ में होती है। कौन सा एग्जाम्पल है, शीशम है, इंग्लिश में डलबर्गिया और अमरूद। जबकि मांसल जड़ों में स्वीट पोटैटो और डहलिया और एस्पेरेगस। तो क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूमिगत तने यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम्स। सभी प्रकार के भूमिगत तने कायिक प्रवर्धन कर सकती हैं, जो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। मीन्स जितने भी भूमिगत तने होंगे वो क्या कर सकते हैं, कायिक प्रवर्धन में भाग ले सकते हैं। पहला है तनाकंद यानी कि स्टेम ट्यूबर्स। तनों की गांठों पर छोटी कलिकाएं पाई जाती है जिनको आँख कहते हैं। यही आगे विकसित होकर पौधे का निर्माण करती है। आपने आलू देखा, आलू क्या है, एक तना है, तो उसमें आपने देखा होगा कहीं कहीं पे गड्ढा संरचना होता है, या कहीं पे कर्व रहेगा, मोड़ रहेगा, वहीं पे गड्ढानुमा संरचना रहेगा, वहीं से आगे एक आपको ग्रीन कलर का ग्रोथ दिखेगा बाद में पुराना होने पर। तो वो क्या है, वो उसको हम लोग आँख बोलते हैं, या शुद्ध हिंदी में साइंटिफिक भाषा में तना बोलते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बल्ब। बल्ब जमीन के अंदर, बल्ब क्या है, जमीन के अंदर संघनित तने होते हैं। बल्ब क्या है, संघनित तने जो कहाँ होते हैं, जमीन के अंदर, जिनके ऊपर एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती है। आपने लहसुन देखा होगा, प्याज देखा होगा, ये उसके एग्जाम्पल हैं।
तीसरा है आपका घनकंद कौन। ये अशाखित भूमिगत फूले तने होते हैं जिनके ऊपर वृत्ताकार गांठें होती है, वह इन्हीं गांठों पर कलिकाएं होती है। घनकंद भी क्या है, जमीन के अंदर है, अशाखित फूले हुए, ये क्या है, तना है, जिसके ऊपर क्या है, गांठें होती है, इन गांठों पर कलिका होती है, जैसे कि कोलोकेसिया, फ्रिसिया, क्रोकस आदि में। बस आपको मेथड जानना है, बाकी एग्जाम्पल जैसे जो आम जिंदगी में यूज होता है वो इम्पोर्टेंट हो, जैसे कि आलू इम्पोर्टेंट हो गया, लहसुन प्याज से इम्पोर्टेंट हो गया, इसमें कोलोकेसिया इम्पोर्टेंट हो गया, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है आपका परकंद राइजोम। परकंद मुख्य भूमिगत तना होता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों में सुसुप्तता के लिए भोजन इकट्ठा रहता है। परकंद क्या है, राइजोम। अदरक आपने देखा होगा, अदरक कैसा होता है, उसमें ये धारी 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 नुमा संरचना होती है, तो इन्हें परकंद बोला जाता है। तो यह कहाँ, यह विपरीत परिस्थितियों में और सुसुप्तता, मतलब जब लंबे समय के लिए यह मतलब पौधे में ना रहकर जब इसे स्टोर किया जाता है तो कौन सा स्टेज चला जाता है, वह सुसुप्त, मतलब सो जाता है आम भाषा में बोला जाए तो। उसके लिए भोजन इकट्ठा रहता है। अनुकूल परिस्थितियों में वायवीय तनों को बनाने के लिए इनके ऊपर कलिकाएं पाई जाती है, जैसे कि केला, अदरक, हल्दी इत्यादि में। विपरीत परिस्थिति में कैसे रहेंगे, यह अपने आप को जीरो एक्टिविटी कर लेंगे, उसमें के लिए भोजन के रूप में रखते हैं। आपको मैं अदरक का फोटो दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ अदरक है, उसमें पर्वसंधि यानी कि इंटरनोड है, कलिका है, बर्ड, अपस्थानिक मूल है, यानी कि आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ से मूल निकला है ये कैसे है, ये सारे राइजोम है ये। तो एक अदरक, कितने अदरक को यहाँ पे हर एक पार्ट्स अपना अलग अलग बाद में स्वतंत्र होकर नया पौधा का निर्माण करेगा। जबकि आलू में देखिए ये जॉइंट्स पे आंखें होती है, एक गठनवा संरचना है। क्लियर है यहाँ पे। हम लोग देखते हैं अंतर्भूस्तरीय सकर्स। ये पतली भूमिगत शाखाएं होती हैं जिनका विकास वायु तने के आधार भाग से होता है। यह कुछ दूरी तक भूमिगत वृद्धि करने के पश्चात नए तनों का निर्माण करती है। मीन्स यह जमीन के ऊपरी लेयर पर चलती है और जब वो एक दूसरे कनेक्टेड रहती है, जब टूटती है तो मुक्त पौधे में परिवर्तित हो जाती है। आप कभी देखिएगा तो कुछ घास उखाड़ के देखिएगा, उसमें क्या दिखेगा आपको कि यह जो लैंड है, आपका ज़मीन है, इस पे वो ग्रोथ करती है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, बाद में यही भाग टूट के वो नया डेवलप कर लेता है। जब इस तरह का होगा तो उसको हम लोग सकर्स बोलेंगे, यानी कि अंतर भूस्तरीय बोलेंगे। एग्जाम्पल है मिंट और क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब तीसरा तरीका देखते हैं कायिक प्रवर्धन में कौन सा भाग आता है। भूपृष्ठीय या विसर्पी तने, सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम्स। भूपृष्ठीय या विसर्पी तने मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो कि कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। पहला है ऊपरी भूस्तरीय रनर, भूस्तरीय स्टोलोन्स, भूस्तरीय ऑफसेट। ऊपरी भूस्तरीय नाम से क्लियर है, जमीन के ऊपर पर समांतर चलेगा वो, इसको रनर भी बोलते हैं इंग्लिश में। यह जमीन के तल के समांतर चलती है, जिन पर नियमित अंतराल पर जड़ें निकलती हैं। इन्हीं जड़ों पर वायवीय तनों का विकास होता है। टूटने के पश्चात गुच्छे जैसे कि तना का ही गुच्छा होता है, वो नए पौधे का विकास होता है। इसका तना कैसा है, तो गुच्छानुमा होता है। तो वहीं से जैसे कि घास जब हम लोग उगाते हैं तो उसमें यही मेथड का उपयोग किया जाता है, लॉन ग्रास, सेंटेला इत्यादि में। नेक्स्ट है भूस्तरीय स्टोलोन्स। यह भी कैसा है, भूतल के समांतर चलेगा, पैरेलल चलेगा, और इनकी गांठों पर अपस्थानिक जड़ें मिलेगी और इन्हीं गांठों से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी में नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, नहीं तो गूगल सर्च मारिएगा दिख जाएगा आपको कैसे दिखता है। अब नेक्स्ट है भूस्तरीय ऑफसेट्स। ये एक गांठ नुमा छिद्र वाले ऊपरी भूस्तरीय होते हैं जो मुख्यतः जलीय पौधों में पाए थे। ये कैसे होते हैं, गांठ नुमा छिद्र होते हैं इसमें, जो मुख्यतः जलीय पौधों में पाए जाते हैं, जो तने के टूटने के उपरांत नए पौधे का निर्माण करते हैं। मीन्स यह जल में कैसा रहता है, या फ्लोटिंग स्टेज यानी तैरते हुए रहते हैं। तो इसमें गांठनुमा तने मिलते हैं, जिसमें कि छिद्र भी मिलते हैं जो कि वायु का काम करते हैं। वही जब टूट जाते हैं तो एक स्वतंत्र
पौधा होना, जैसे कि वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ के बारे में आपको बताएंगे, यह इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, लिखवा देंगे स्पेशल आपको। पिस्टिया, पिस्टिया मीन्स वाटर लेट्यूस। पिस्टिया को हम लोग जलीय सलाद भी बोलते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, पूछेगा कि वाटर हायासिंथ का कायिक परिवर्धन की विधि बताएं, तो क्या होगा, बहुस्तरीय होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वायवीय तनय। नागफनी में पाए जाने वाला पर्णकाय स्तंभ, नागफनी का आप लोगों ने पौधा देखा होगा, तो उसमें पत्ते जैसे ही रहते हैं उसके लंबे लंबे, और वहाँ पे कांटे निकले होते हैं उस पर, एवं कुछ अन्य तलों के खंड जमीन पर गिरकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। मीन्स नागफनी में जो ये होता है, यदि इसका कुछ भाग टूट के गिर के जमीन पर आ जाए तो वहीं से नया पौधा डेवलप हो सकता है, जबकि कुछ पौधों में उसके तने के भी खंड यदि गिर गए तो वहाँ से नए पौधे बन जाएंगे। गन्ने का प्रवर्धन तने के उन खंडों से किया जाता है जिन पर कम से कम एक गांठ हो। आप लोगों ने सभी ने गन्ना खाया होगा, तो गन्ना पे जो गांठ होती है उसमें एक गोलनुमा संरचना उभार पाई जाती है, तो वही उसकी क्या है, वही उसका कलिका है जो नए गन्ने का निर्माण कर सकती है। आप उसको दबा दीजिएगा जमीन पे तो एक नया गन्ना वहां पे उग आएगा। अब देखते हैं हम लोग पत्ती। बहुत से पौधों की पत्तियों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। इन कलिकाओं से नए पौधे का विकास होता है। जैसे कि आपने सभी ने ब्रायोफिलम की पत्तियां देखी होगी, उसके जो कट्स रहते हैं वहां से ग्रोथ होता है। जैसे वो जमीन से सटेगा या जड़ फेंकना शुरू कर देता है, फिर जैसे जमीन से सटता है वहां से एक नया पौधा, नया ब्रायोफिलम, उसका एग्जाम्पल है बेगोनिया, ब्रायोफिलम एडियंटम। अब बेगोनिया का कहानी देखते हैं। बेगोनिया में क्षतिग्रस्त पत्ती, बेगोनिया जो पौधा है उसमें क्षतिग्रस्त पत्ती जब मिट्टी के संपर्क में आता है तो उससे भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ब्रायोफिलम का पत्ता आप लोगों ने देखा होगा। ब्रायोफिलम पत्ती के किनारे पर पाई जाने वाली खांचों में कलियां पाई जाती है जो पत्ती के जमीन पर गिरने पर नए पौधे को जन्म देती है। ब्रायोफिलम डायग्रेमोंटेयनम में कलिकाएं पत्ती के पेड़ में लगे रहने के दौरान ही छोटे छोटे पौधे में विकसित हो जाती है। मतलब इस प्रजाति में जब पत्ती पेड़ से लगी ही रहती है उस समय ही छोटे छोटे पौधे में विकसित हो जाती है, जो आगे चलकर जमीन पे आके एक नए पौधे का निर्माण करती है। एडियंटम कोडेटम को वॉकिंग फर्न भी कहा जाता है। वॉकिंग फर्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो पत्ता होता है उसका पत्ता का जो अगला हिस्सा है वो जैसे ही जमीन की ओर झुकता है, टच होता है जमीन की ओर, तो वहाँ से एक नया पौधा जन्म ले लेता है। क्लियर है? तो इसे वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। मीन्स ऐसे जाएगा, टच करेगा, फिर अगला जन्मेगा, फिर अगला टच करेगा, फिर नेक्स्ट जन्मेगा, फिर अगला टच करेगा, इसलिए इसको वॉकिंग फर्न भी कहा जाता है, एडियंटम कोडेटम को। अब नेक्स्ट आपका पत्रकंद बुलबिल्स। पत्रकंद क्या होता है, एक प्रकार की मांसल कलियां होती है जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेती है। मांसल कलियां होती है पत्रकंद, जैसे एगेव में, पाइनएप्पल में, लिली में। आपने देखा होगा कि जो हम लोग अनानास देखते हैं तो उसमें कैसा रहता है, ये गोल, इधर खांचा खांचा, तो ये क्या है, वास्तव में इनके बीच इंटरनोड में कलियां होती है और ये कैसा होता है, ये मांसल होता है। उसी प्रकार लिली में भी मिलता है और एगेव में भी मिलता है। एगेव में पत्रकंद का निर्माण पुष्प अक्ष पर, जहाँ फूल होते हैं जिस अक्ष पर उसी पुष्पों के मध्य में होता है। जबकि याम में पत्रकंद कैसे होते हैं, कच्छस होते हैं, मीन्स एक्जिलरी होती है। आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो वहाँ से आपको ये सब क्लियर होगा। नहीं पता तो मैं बता दूँ, पुष्प अक्ष जहाँ पे पुष्प लगते हैं वहाँ उनके मध्य में होता है एगेव में, जबकि याम में कच्छस होते हैं, मीन्स उनके शीर्ष टॉप पे। ऑक्जेलिस में ये मांसल जड़ों के आधार पर विकसित होती है, जबकि ऑक्जेलिस में यही पत्रकंद मांसल जड़ के बेस पर विकसित होती है। नेक्स्ट है हम लोग का ट्यूरियन। ये मांसल कलियां होती है जिनका विकास जलीय पौधों में होता है। ट्यूरियन कहाँ मिलेगा, ये भी मांसल कलियां है लेकिन कहाँ मिलेगी, जलीय पौधों में मिलेगी। ये कलियां कायिक प्रवर्धन एवं सुसुप्तता दोनों के लिए उपयोगी होता है। मीन्स ट्यूरियन कैसा है, ये तो कायिक प्रवर्धन का भी काम करेगा और
सुषुप्तता में भी काम आएगा। एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया, इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही।